Hello students, this is Aarti from Shukla Coaching Classes. So I am going to explain the chapter Contributions of the Writers in the Country's Independence. कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए जो राइटर्स थे उनका क्या योगदान रहा है, उनके योगदान के बारे में here we will read. So chapter is 9 and has taken from Gaurav Bharat, class 5th. Let's start our chapter. This Mahasangram of independence was at the peak, taking Gita in their hand. The revolutionaries were kissing the hanging, the tyranny of the police, the jail activities could not intimidate them. The mantra of freedom was raised in village, cottage, hut. Sadhu, saint, and reformers were not behind anyone. Throughout the whole country, they brought a wave of the excitement and inspiration. ये जो महासंग्राम था, आज़ादी के लिए जो महासंग्राम था, वो अपनी पीक पे था, मतलब अपने चरम पे था. जो रिवोल्यूशनरीज थे वो अपने हाथ में भगवत गीता लिए हुए और फांसी के फंदे को चूमते हुए उस पर झूल जाते थे. जो पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस थी, वो इतना अत्याचार कर रहे थे, टाइटनी 10 अत्याचार, उनका अत्याचार इतना ज़्यादा था जेल में, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी. लेकिन उससे भी जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, वो बिल्कुल भी इंटिमिडिएट नहीं हुए, डरे नहीं. आज़ादी का मंत्र धीरे धीरे पूरे गांव, शहरों, कस्बों, इवन झोपड़ियों तक में फैल रहा था. और जो साधु संत और जो समाज सुधारक थे, वो भी इस आज़ादी के मंत्र को फैलाने में इन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. ये क्यों, देखिए साधु संत का काम क्या होता है. साधु संत जो है वो देश के कोने कोने, गांव, शहरों, कस्बों, हर जगह घूम घूम के और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं. तो धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ ही क्या कर रहे थे, ये आज़ादी का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे कि भाई अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हम सबको एकजुट होकर एक साथ मिलके आवाज उठानी होगी. दे ब्रॉट अ वेव ऑफ एक्साइटमेंट इंस्पिरेशन, और इस तरीके से वो लोगों में एक एक्साइटमेंट और लोगों में इंस्पिरेशन, ठीक है ना, मतलब कि एक प्रेरणा उन्होंने जागृत की. The British were also not less cunning. They had understood that it was impossible to rule here with power, so they created new conspiracy. They did not left any effort for this. The English language was promoted as a staunchly. It was made mandatory for government jobs. Attempted to spoil India's language, literature, and history. The hate in the heart of the Indians was repealed about their country, mother tongue, history, and ancestor. It was a new front. This internal fight was also to be faced and to be win surely. ब्रिटिशर्स जो है वो भी कम चालाक नहीं थे. वो अब समझ चुके थे कि अब इंडियंस को अपने पावर से, शक्ति से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. वो हम इंडियंस पे शासन नहीं कर सकते हैं. तो इन्होंने क्या किया, एक नया षड्यंत्र रचा. क्या षड्यंत्र रचा, इन्होंने कहा कि इन्होंने किसी भी तरीके के प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, और इन्होंने अंग्रेजी भाषा को एक जो है कट्टर धार्मिक संस्था के रूप में बढ़ावा दिया. इन्होंने कहा कि भाई अब जो भी सरकारी नौकरी चाहता है तो उसको अंग्रेजी भाषा सीखना ज़रूरी है, ये नेसेसरी है. और भारत के जो भी साहित्य थे, इतिहास थे, उनको बिगाड़ने का पूरा पूरा इन्होंने प्रयास किया. और भारतीयों के हृदय में अपने देश की मातृभाषा, इतिहास और पूर्वजों के प्रति जो घृणा थी, वो लेकिन वो समाप्त होगी, वो मतलब उसको समाप्त किया गया. ठीक है, ये एक नया मोर्चा था और इस लड़ाई का भी सामना करना था और निश्चित रूप से जीतना था. मतलब कि अंग्रेज जो हमारे मन में, हम भारतीयों के मन में उस टाइम पे, मतलब भारतीयों के मन में जो वो घृणा पैदा करना चाह रहे थे कि जो है वो अपने कल्चर को थोप रहे थे कि हमारे कल्चर से प्यार को, हमारे कल्चर को अपनाओ. लेकिन भारतीयों ने क्या किया, उन्होंने धीरे 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 उससे अपने आप को दूर किया और अपने कल्चर को ही प्रायोरिटी दी, प्रिफरेंस दी. ठीक है ना, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइट था. Some other people also contributed in this great struggle of independence movement. They were neither revolutionary, nor agitator, nor leader, nor sacrificial ones, but they were not less than patriotic. It was a rich poet, writer, and journalist of the
of the writings. In his heart there was a hankering to be something in the mind. Their writing had a powerful these son of Mother India played intro enthroned line in this Mahasangram. We were ready to challenge their youthful dread by singing their song. His poems and articles gave rise to a new consciousness of national awareness in people. अब कुछ लोग जो थे उन्होंने मतलब कि इस संघर्ष में बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। ठीक है ना, ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, इसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। अब जो लोग योगदान दे रहे थे ना, वो जो ये लोग जिनकी बात हो रही है, ये कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, क्रांतिकारी नहीं थे। रेवोल्यूशन मतलब कि जो लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, ये कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, ये कोई एजिटेटर आंदोलनकारी भी नहीं थे, कोई नेता भी नहीं थे, कोई सेक्रिफिशियल भी नहीं थे, लेकिन ये किसी देशभक्त से कम भी नहीं थे। ये एक रिच महान और महान पोएट होते थे, राइटर होते थे, जर्नलिस्ट होते। ये अपनी राइटिंग से ही लोगों के दिल में एक मतलब की जगह बनाते थे। उनको जो है क्या कहते हैं, फुल ऑफ जील, उनको जोश के साथ भरना। इनकी राइटिंग्स को जो भी पढ़ता था ना, वो फुल ऑफ जील मतलब जोश के साथ भर जाता था। और वो इनकी राइटिंग्स जो लोगों के दिलो दिमाग में छा जाती थी, जिससे क्या पढ़ने के बाद क्या होता था कि जो नए नए यूथ हर साल तैयार हो रहे थे, आ रहे थे, उनके मन में एक जोश और जज्बा जागृत हो रहा था कि नहीं, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, इन गोरों को यहाँ से भगाना है। ठीक है ना। तो अब जो मतलब कि मदर ऑफ इंडिया, जो मदर इंडिया, जो हमारी मतलब भारत माता है, इसमें एक से एक सपूत हुए हैं। इन्होंने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है इस महासंग्राम में, और वो इस नए चैलेंजेस को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। जो नए जवान, नई उम्र के जो लड़के होते थे, उन्होंने भी इनके गानों को गा गा के, मतलब कि भारत के देशभक्ति गानों को गा के और अपने आप को खुशी खुशी कुर्बान कर दिया। ये जो पोएम्स होते थे, आर्टिकल्स होते थे, इन्होंने क्या किया, एक नई दिशा, एक नई लहर दी, लोगों में एक नई चेतना दी। ठीक है ना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जागरूकता लोगों में पैदा की। फिर पोएट बंकिम चंद्र, द लैंड ऑफ the land of the land of Bengal gave birth of such a many great sons. One of them was Bankim Chandra Chattopadhyay. There was a big struggle against the British at that time by the monk and sannyasi that is famous as the Sannyasi Rebellion. Bankim Babu has described the same freedom struggle in one of his novels. The name of the novel Anand Math. In this book, he wrote this famous song Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malyaja Sitalam. This is the song which gave great inspiration to millions of youth in the independence movement. He used to sing this song, kissed the hanging snake and fought with death. The every word of this song in filled with devotion, self-respect, Vande Mataram become our freedom mantra in those days. अब जो मतलब बंगाल की जो लैंड है, उसने बहुत सारे महान कवि लेखक जो है हम हमारे देश को दिए हैं, जिनमें से एक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। ठीक है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा संघर्ष रहा है अंग्रेजों के खिलाफ। उस समय क्या था, जो मॉन्क होते थे, जो साधु सन्यासी होते थे, इन्होंने क्या किया था, मतलब कि एक सन्यासी विद्रोह निकाला था। जैसे मतलब कि देखिए, हर वर्ग अपने अपने लेवल पे अंग्रेजों का विद्रोह कर रहा था, विरोध कर रहा था कि भैया तुम जाओ हमारे देश से, जस्ट लेट अस फ्री, हमें फ्री छोड़ दो, हमें आजाद छोड़ दो, और हमें हमारी लाइफ हमारे हिसाब से हमें जीने दो। अब जो है भाई, अंग्रेज क्या थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पे व्यापार करने आए थे। आप व्यापार करने आए थे, व्यापार करते, अब व्यापार करते करते आपने तो हमारे ऊपर राज्य करना ही शुरू कर दिया, हमें अपना गुलाम बना लिया है क्या। ठीक है ना। तो अब हर कोई साधु सन्यासी भी इनके विरोध में हो गए थे। जो बंकिम बाबू थे, जो राइटर्स हुए हैं, इन्होंने एक मतलब कि एक नॉवल लिखी थी। नॉवल क्या था, आनंद मठ। उसी नॉवल में इन्होंने एक गीत लिखा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हमारा नेशनल सॉन्ग भी, राष्ट्रीय गीत भी है। अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन स्कूल्स में और जितने भी जो संस्था है, वहाँ पे इन सॉन्ग्स को प्ले किया जाता है। ठीक है, इन इन गानों के थ्रू हम अपने उन क्रांतिकारी भाई बंधुओं को याद करते हैं, जो जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में और बहुत जो है अपना अपना मतलब कि सब कुछ अपना त्याग दिया,
अपनी जान, घर परिवार किसी की भी परवाह नहीं की। आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हम आप इस तरीके से आज मतलब कि अपनी लाइफ अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मतलब हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं। तो ये सब कहीं न कहीं इन सबकी इन लोगों की वजह से कर पा रहे हैं। जो रेवोल्यूशनरीज़ हुए हैं, जो राइटर हुए हैं, उस समय के जो देशभक्त थे, इनको जितना ही ज़्यादा नमन किया जाए उतना ही कम है। अब ये जो सॉन्ग होते थे ये मतलब कि लोगों को इतना इंस्पायर करते थे, उनको प्रेरणा से भर देते थे। मिलियंस ऑफ जो यूथ होते थे, मतलब कि जो जवान लोग होते थे, नई उम्र के जो लड़के लड़की होते थे, उनमें देखिए उनका जो जोश होता है ना, उस जोश की बात ही कुछ और होती है। ठीक है ना? तो ये सब स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे और मतलब कि इनके गाने, इनके लेखनी ये बहुत लोगों को प्रभावित कर रही थी और इनके गानों को, कविताओं को गा गा के लोग आज़ादी में भागीदारी हो रहे थे और फांसी के फंदे पर भी चूमते हुए झूले जा रहे थे। मतलब कि जब वो उन्हें फांसी दी जाती थी तो उनके उनके चेहरे पे हंसी होती थी, मतलब कि एक मुस्कान होती थी, खुशी होती थी कि लो आज तो हम अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हम झूले जा रहे हैं। तुम कितनों लोगों को लटकाओगे, हमारे जैसे अभी और आएंगे, हजारों आएंगे, लाखों आएंगे, कब तक तुम मारोगे, एक दिन तो तुम हार ही जाओगे और यहाँ से भाग ही जाओगे। ठीक है ना? तो लोगों में मतलब इनके जो गाने होते थे लोगों में डिवोशन, लोगों में जो है डिवोशन भर देते थे। उन लोगों में देशभक्ति की भावना होती थी। इन इन गानों को गा गा के वो अपने आप के वो अपनी देशभक्ति को दिखाते थे, शो करते थे, अपने आत्मसम्मान को शो करते थे। ठीक है ना? और इस तरीके से ये जो है क्या कहते हैं, ये जो सॉन्ग है ये मतलब कि उस समय आजादी का मंत्र होता था उन दिनों। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो बंगाल में हुआ है और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए। ऑन हिज फेमस इनकी एक बहुत ही फेमस पोइट्री थी गीतांजलि। ठीक है ना? उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने जनगण मन अधिनायक जय ही भारत भाग्य विधाता जो कि आज हमारा नेशनल एंथम है, ये इनके द्वारा ही क्रिएट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही क्रिएटेड है। द नॉर्थ इंडिया, अभी तक तो हमने ये वेस्ट इंडिया के बारे में पढ़ा, मतलब पश्चिम बंगाल साइड के जो बंगाल की लैंड है वहाँ के बारे में पढ़ा। अब नॉर्थ इंडिया आप इधर ऊपर साइड आ जाइए। नॉर्थ इंडिया में आपका ये जैसे ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये जो पंजाब ये आपका नॉर्थ इंडिया में आता है। तो नॉर्थ इंडिया के लोग भी कम नहीं थे। इन्होंने मतलब कि नॉर्थ इंडिया ने भारत मतलब कि भारत में जो नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे पोएट, राइटर और जर्नलिज्म हुए हैं, जिसमें से कि कुछ हैं माखन लाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, अ, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहन लाल द्विवेदी एंड श्याम नारायण पांडे। ये कुछ मुख्य राइटर हैं। ऐसे तो बहुत सारे राइटर, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत राइटर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे कि माखन लाल चतुर्वेदी हैं। इन्होंने ना एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी, विश ऑफ अ फ्लावर। एक फूल की क्या इच्छा होती है, इन्होंने उस फूल की इच्छा को अपनी कविता की पंक्तियों में उकेरा था। मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इस कविता के थ्रू उन्होंने लोगों को ये बताना चाहा है कि जब जो रेवोल्यूशनरीज होते थे, जो हमारे देश की आज़ादी में लड़ाई करते करते अपनी जान को कुर्बान कर देते थे, ठीक है ना? और फिर जो है क्या कहते हैं, जब उनकी जो है उसमें तो हर धर्म के लोग होते थे उसमें भारत को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है ना? उस समय तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हुए थे। तो अब जैसे कि आपको पता है हिंदू धर्म में है लोगों को जलाया जाता है, मुस्लिम में जो है दफनाया जाता है। इस तरीके से हर धर्म में अलग अलग लोग होते हैं, उनकी वीर भूमि बनाई जाती है। ठीक है ना? तो उन पे क्या करते हैं लोग जाके, मतलब कि उन्हें याद करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो उसके याद में उन्होंने ये कविता लिखी थी। अब द पोयम इंस्पायर द यूथ टू स्ट्रगल। अब इस तरीके की जो कविताएं होती थी ना, वो यूथ को संघर्ष करने के लिए ना बहुत इंस्पायर करती, प्रेरित करती थी। देखिए हम जब संघर्ष करते हैं ना तो हम संघर्ष करने के लिए हमें कुछ ना तो कुछ होता है जो हमें प्रेरित करे। भाई जैसे हम बच्चों को प्रेरित करते हैं, आप लोग को हम प्रेरित करें कि आप जब बड़े होंगे आपको बड़े होके पढ़ लिख के कुछ बनना है। ठीक है ना? अपने देश का नाम रोशन करना है। सिर्फ अपने माता पिता का नाम ही नहीं रोशन नहीं करना है, आपको अपने माता पिता के साथ साथ अपने
जिस लोकेलिटी से आप बिलोंग करते हैं, या आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आज के बच्चे ही आगे चल के रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हैं। आपको अपने सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको एक पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें इसके लिए जो है इंस्पिरेशन, बच्चों को इंस्पायर्ड किया जाता है। इसी तरीके से इनकी जो कविताएं होती थी ना, वो रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर्ड करती थी, जिसके लिए वो हर तरीके के सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते थे आज़ादी के आंदोलन के लिए। अब एक बहुत ही फेमस बुक हुआ करती थी मैथिली शरण गुप्त की, उस बुक का नाम था मैथिली शरण जो गुप्ता थे, उनकी एक बुक थी भारत भारती। ठीक है ना, इन्होंने ये मतलब कि उस बुक की वजह से इन्हें नेशनल पोएट का दर्जा दिया गया, और मतलब कि इनको एक राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया। द पेन ऑफ द कंट्री केम आउट थ्रू द पोएम, मतलब कि कंट्री के प्रति जो इनके दिल में जो दर्द था, वो अपनी लेखनी के थ्रू ये लोग बुक में उकेर देते थे। ठीक है ना, उड़ेल देते थे अपने दुख दर्द को, अपने मन की पीड़ा को, व्यथा को। तो यही, और ये कहाँ रहते थे, जो मैथिली शरण गुप्त हैं, ये कहाँ रहते थे, ये चिरगांव में रहते थे, जो कि झांसी डिस्ट्रिक्ट में है। इन्होंने एक लिखा था, जिनको ना निज गौरव तथा देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है, और मतक सम्मान है। देयर वॉज यूनिक पोएम ऑफ सुभद्रा कुमारी चौहान। इसी तरीके से देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने झांसी की रानी के ऊपर बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। जब 1857 में, जब देश को मतलब कि पहली बार जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ा गया था, तो उस समय झांसी की रानी ने भी पार्टिसिपेट किया। मतलब बहुत सारे अलग अलग, हर हर राजा रानी ने अपने अपने राज्य के लिए युद्ध किया था अंग्रेजों से बचाने के लिए। तो इन्होंने झांसी की रानी के ऊपर लिखा था, सिंहासन हिल उठे, राजबन सोने भुगटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पंडित सोहनलाल द्विवेदी वॉज फेमस फॉर पेट्रियाटिक पोएम। इसी तरीके से मतलब कि उस समय ना देशभक्ति की पोएम बहुत लिखी जा रही थी, ताकि लोग उन्हें पढ़ पढ़ के लोगों में देशभक्ति की भावनाएं जागृत हों। तो पंडित उसमें उन्हीं बहुत सारे राइटर्स में, पोएट में एक पंडित सोहनलाल द्विवेदी भी फेमस पोएट हुए हैं, और वो कहाँ रहते थे, बिंदगी में रहते थे। बिंदगी कहाँ, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ, मतलब कि हजारों पेट्रियाटिक देशभक्ति पोएम लिखी हुई हैं। जैसे कि एक जो है लिखा है, ये अब तो मुझे नहीं पता अब इस तरीके से ये प्रेयर होती कि नहीं होती है। लाइक हम लोग के टाइम पे तो हम लोग के स्कूल में ये एज अ प्रेयर का, जैसे स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई शुरू करने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले प्रेयर होती थी। तो ये प्रेयर एज ए यूज होती थी, वंदना के इन स्वरों में एक, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर में राम लालो, वंदनीय माँ को न भूलो, राग में सब मस्त झूलो, है जहाँ वह मैं शीस अनेक, एक सिर में है जहाँ पे, है जहाँ पर शीस अनेक, एक सिर में राम लालो। ठीक है ना। अब इसी तरीके से पंडित श्याम नारायण पांडे, ये कहाँ से थे, ये मऊनाथ भंजन से थे। मऊनाथ भंजन कहाँ, आजमगढ़ में है। ठीक है ना। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी जौहर। ठीक है ना। और कौन सी, जौहर एंड हल्दी घाटी। तो इन्होंने मतलब कि हिस्ट्री में राजपूताना हिस्ट्री लिखी है, और राजपूतों के बारे में अपनी बुक में लिखा है। इस बुक को पढ़ने के बाद एक अलग ही तरीके का एक्साइटमेंट आता है। इन्होंने राणा प्रताप के घोड़े के बारे में डिस्क्राइब किया है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, राणा प्रताप जो है ब्रिटिशर से युद्ध कर रहे थे, तो राणा प्रताप का एक घोड़ा हुआ करता था चेतक। तो उन्होंने मतलब कि इतनी किलोमीटर लंबी खाई को जो है क्या कहते हैं, मतलब कि उनका घोड़ा पार कर गया था। हालांकि उस खाई को पार करने के बाद उनका घोड़ा जो है क्या कहते हैं, डेड कर गया था, लेकिन उनका घोड़ा इतना मतलब कहते नहीं कि वो हवा की गति के साथ चलता था। तो उस घोड़े के ऊपर उन्होंने जो है मतलब लिखा था कि
रणबीज चाकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। गीता ने कभी गिरता ना कभी चेतक तन पर। राणा प्रताप का घोड़ा था, मतलब कि राणा प्रताप का घोड़ा कभी भी अपने चेतक पे नहीं गिरा। जैसे लोग घोड़ा चढ़ाते हैं तो अपने अपने घोड़े को कोड़े से मारते हैं, राणा प्रताप ने कभी अपने घोड़े को कोड़े से मारा ही नहीं था। इतना समझदार वो घोड़ा था। वह डोर रहा अरी मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जब वो चलता था तो जैसे लगता था कि वो आसमान से बातें हुए करते हुए चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि घोड़ा नहीं है। इवन पता है, राणा प्रताप जब कहते हैं कि युद्ध में जाते थे तो कहते हैं जैसे जो राजा महाराजा होते युद्ध पे जाते तो अपने हाथी पे जाते, वो हाथी पे नहीं जाते थे, वो अपने घोड़े पे ही जाते थे और उसी को ही हाथी की तरह सजा के लेके जाते थे। इन दिस गार्लैंड ऑफ पोएट्स, अब ये जो मतलब पोएट्स के जो मतलब गार्लैंड है, मालाएं, जो कवियों की मालाएं, ये काउंटलेस हैं। ठीक है ना, यहाँ तो कुछ ही नाम लिए गए हैं, कुछ नाम जैसे कि और यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना, राम नरेश त्रिपाठी और बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और शिव मंगल सिंह, सुमन, सुब्रमण्यम भारती ऑफ द साउथ। ये कुछ मतलब कि जो इनको पढ़ा, ये साउथ के पोएट हुए हैं। मोर देन वन, और इन सब में से द सन्स ऑफ द मदर भारती, ये सब भारत माता के सपूत कहलाए। और अब ये हमारे मतलब भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने अपनी लेखनी से भर भर के जो है क्या कहते हैं उकेरा है। लेखनी से मतलब कि शब्दों में जो भावनाएं थी, भावनाओं को शब्दों में उकेरा है, वर्ड्स में उकेरा है और लोगों तक पहुंचाया है। ये जो लिरिक्स थे, लिरिक्स ने इनकी लेखनी ने लोगों को जो है क्या कहते हैं अंदर तक हिलोर के रख दिया, जिसको पढ़ने के बाद लोगों में कहते नहीं बस कुछ कर जाने का जज्बा आ जाना कि अब तो कुछ भी हो जाए हम इसको पार पा के रहेंगे, इसको करके रहेंगे। एक वो वाली एक जज्बे वो वाली जज्बा लोगों में भर दिया। अच्छा, ये तो पोएट की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं ऑथर के बारे में। The author were not behind the poet as well. Scholars, articles, and their books woke up the nationalism of Indians. Famous scholars Bhartendu Babu Harish Chandra, Pandit Jawaharlal, Pandit Jaishankar Prasad, Munshi Prem Chandra, and Pandit Ramchandra Shukla. The scholar was born. Bhartendu Babu started writing articles and poems from the age of 11 years. His India Darshan drama is the inspiring book of patriotism. अब देखिए, अभी तक तो पोएट में मैंने पढ़ा करें कि जो ऑथर थे ना वो भी पोएट से कोई कम नहीं थे। ऑथर जो स्कॉलर्स हुए, स्कॉलर्स बोलते हैं विद्वान को, जो स्कॉलर्स हुए इन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखा। आर्टिकल्स होता है ना, मतलब बड़े बड़े लेख लिखना। इन्होंने आर्टिकल्स लिखे, बुक छापी, मतलब कि न जो मतलब कि हमारी जो राष्ट्रीयता थी, भारतीय राष्ट्रीयता, इनके बारे में लिखा। बहुत सारे फेमस स्कॉलर जैसे यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं। इसी तरीके से एक भारतेंदु बाबू हुए हैं, इन्होंने 11 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था और इनका एक बहुत ही फेमस ड्रामा हुआ करता था, इंडिया दर्शन। पंडित जयशंकर प्रसाद वॉज Pandit Jaishankar Prasad was a well-known dramatist, poet, and writer. In the drama Chandragupta Skandagupta, he wrote The Pride of India and wrote Consciousness in the New Generation. Consciousness in the New Generation. The mind is filled with the pride, the excitement of independence wake up. The roots of patriotism are found. Munshi Premchand is considered a novel emperor. His real name was Dhanpat Rai. In straightforward and simple language, he has given uh, big, uh, a very poignant description of the conditions of the country, and Gondan, Karmabhumi, Gaban आर हिज फेमस नॉवेल्स। अब जो पंडित जयशंकर प्रसाद हैं वो एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट हुए हैं। ये मतलब ड्रामा लिखते थे, पोएट लिखते थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे राइटर थे। इनका एक फेमस ड्रामा था चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ये फेमस ड्रामा किसका था? पंडित जयशंकर प्रसाद का था। इन्होंने मतलब प्राइड ऑफ इंडिया भी लिखा है। ही रोड ये प्राइड ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जयशंकर प्रसाद ने। पंडित जयशंकर प्रसाद का याद रखिएगा, फेमस ड्रामा है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। इन्होंने एक राइटिंग लिखी थी प्राइड ऑफ इंडिया।
कॉन्शियस, ये मतलब कि जो न्यू जनरेशन थी उसको चेताने के लिए, बताने के लिए कि हमें हमारे भारत पे गर्व होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, उसके बारे में लिखा था, ताकि लोग पढ़ के भारत दर्शन, मतलब कि लोगों को एक तरीके से भारत का दर्शन कराया अपनी लेखनी से। कि आप जब कुछ पढ़ते हैं ना, देखिए जब हम कुछ पढ़ते हैं ना तो हमारे मन में एक फ्लैशबैक पिक्चर चलने लगती है, ये क्या, तो अपनी लेखनी के थ्रू इस तरीके से लोगों के मन में एक पिक्चर क्रिएट की। और इनका जो माइंड था वो फिल विद प्राइड, वो गौरव से, गर्व से भरा हुआ था। और जो मतलब कि एक्साइटमेंट ऑफ जो इंडिपेंडेंस था, मतलब कि आज़ादी के लिए जो मतलब कि एक्साइटमेंट थी वो लोगों में जगाया। और इनमें मतलब कि क्या रेड्स ऑफ पेट्रियाटिज्म आर फाउंड, लोगों में इन्होंने मतलब कि इनमें एक देशभक्ति की भावना को पाया गया, देशभक्ति भावना को जगाया। इसी तरह से जो मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, ये जो है मतलब कि ये नॉवल के लिए जाने जाते थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी अच्छी अच्छी नॉवल लिखते थे, और उनका असली नाम जो था वो धनपत राय था। अगर कोई पूछे कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम क्या था, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो नाम था वो धनपत राय था। ठीक है ना। और इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और बहुत ही सिंपल है, साधारण भाषा का यूज करते थे कुछ भी लिखने के लिए। उन्होंने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजन, मतलब कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कंडीशन, चीज़ों के बारे में, मतलब कि इन्होंने व्यंग भी लिखा है। ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना, ये व्यंग व्यंग लिखना, व्यंग के थ्रू जो है क्या कहते हैं, ऐसा कोई चीज़ जो है बिखेरना, स्प्रेड करना कंट्री में। इन्होंने गोदान है, ठीक है ना, कर्मभूमि है, गबन है, ये सारी फेमस नॉवल किसने लिखी, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, द मोस्ट फेमस नेम इन द ऑथर throwing a conch of independence come of Veer Savarkar and Lokmanya Tilak. Savarkar ji book 1857 Sangram First Independence Sangram is a unique book for the world. It was written in England while they were only student. At that time, when the book was being written, its first chapter fell in the hands of the British. He was banned and considered as a dangerous literature. Savarkar did not give up. Book written and printed in France. The book was sent to India packed in date box by हाइट। अब यहाँ तक पहले आपको मैं बता दूं, उसके अब आगे आगे एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत फेमस नाम ऑथर्स में जो है, मतलब अभी तक जब अगर ऑथर्स की बात हो रही है तो उसमें वीर सावरकर और लोकमान्य तिलक का भी नाम आता है। ठीक है ना। जो सावरकर जी जो थे, इन्होंने 1857 जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, एक यूनिक बुक लिखी थी। ठीक है ना। और इस बुक को इन्होंने इंग्लैंड में लिखा था। जब सावरकर जी इंग्लैंड में थे तो इन्होंने 1857 की जो पहला क्रांति हुआ था अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए, इसके ऊपर बुक लिखी थी इंग्लैंड में। और उस समय वो स्टूडेंट हुआ करते थे। उस समय जो है जब उन्होंने बुक लिखना शुरू किया था, तो जब फर्स्ट चैप्टर फेल, मतलब हुआ क्या कि उस बुक का, भाई बुक लिखते हैं तो चैप्टर वाइज लिखते हैं ना, तो पहला चैप्टर क्या था कि अंग्रेजों के हाथ में पड़ गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको बैन कर दिया। और बोला मतलब कि कंसीडर्ड एज, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही डेंजरस लिटरेचर है, जो भी ये लिख रहा है, जो भी साहित्य को लिख रहा है 1857 की क्रांति के बारे में, ये तो बहुत डेंजरस लिटरेचर है, अगर भाई पढ़ जाएगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। और सावरकर डिड नॉट गिव अप, लेकिन सावरकर ने क्या किया, सावरकर ने मतलब कि हार नहीं मानी। डिड नॉट गिव अप माने क्या, तो उन्होंने हार नहीं मानी। मतलब अंग्रेजों ने उनकी बुक को बैन कर दिया, पहला चैप्टर अंग्रेजों के हाथ में लग गया था ना, तो उसको बैन कर दिया, लेकिन सावरकर जी ने हार नहीं माना। उन्होंने बुक लिखी, उसको प्रिंट कराया फ्रांस में। सोचो बुक कहाँ पे लिखी, इंग्लैंड में लिखी। इंग्लैंड में अंग्रेजों के हाथ में पड़ गई, तो अंग्रेजों ने उसे बैन करा दिया। जब अंग्रेजों ने बैन करा दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने लिखा, और लिखने के बाद उस बुक को प्रिंट कहाँ करवाया, जाके फ्रांस में। और प्रिंट करवाने के बाद इन्होंने इसे पैक कराया डेट बॉक्स में। डेट होता है जो अंजीर होता है, मुनक्का, ठीक है ना, अ टाइप ऑफ अ ड्राई फ्रूट होता है। ठीक है ना। तो उसके बॉक्स में हाइड करके, छुपा करके उस बुक को भेजा, कहाँ भेजा, इंडिया। अब देयर वॉज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन विच द पैशंस वॉज रीड एंड द एट्रोसिटीज ऑफ द ब्रिटिश वर नोन। सावरकर wrote a book and how. When the Andaman was locked in prison, he did not get the content of reading.
सो अब देखिए यहाँ से, जब मतलब कि उन्होंने इस उस बुक को डेट जो है क्या कहते हैं खजूर के डेट में, मतलब खजूर के बॉक्स में रख के छुपा के इंडिया भेजा। एक्चुअली में उसमें क्या डिस्क्रिप्शन था, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि आज़ादी के संघर्ष को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ था। विच द पैशन वॉज रीड एंड द एट्रोसिटी, जो भी मतलब कि जिनको जिनको भी पढ़ने का जुनून था, ठीक है ना। और उसमें क्या था, उसमें ब्रिटिशर्स की एट्रोसिटीज, मतलब एट्रोसिटीज होना था अत्याचार, ब्रिटिशर्स के अत्याचार के बारे में उस बुक में उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने लिखा था बुक में, और मतलब कि कैसे लिखा था, ये देखिए, जब वो मतलब कि अंडमान की जेल में उनको मतलब बंद कर दिया गया था, ठीक है ना, अंडमान की जेल में बंद कर दिया गया था कैदियों के साथ। और अब उनके पास कोई कंटेंट नहीं था राइटिंग करने के लिए। भाई देखिए, लिखने के लिए हमारे पास कलम और पेन या पेंसिल कुछ तो होना चाहिए ना, लिखने के लिए कॉपी कुछ तो होना चाहिए, रजिस्टर, कि किसमें वो लिखेंगे पढ़ेंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, सो ही इंक्रीज हिज नेल, अब उन्होंने क्या किया, अपने नाखूनों को बढ़ा लिया। और ऑन द वॉल ऑफ द क्लोजेस्ट, और उन्होंने क्या किया, वॉल पे अपने नाखूनों को बढ़ा के वॉल पे लिखना शुरू किया। ही रोट अ बुक विद नेल, उन्होंने अपने नाखून से बुक लिख डाली। देयर वॉज नो होप ऑफ लाइफ टाइम गेट आउट, क्यों, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पता नहीं भाई अब मुझे बंद कर दिया गया, मैं कभी जेल से बाहर आ भी पाऊंगा कि नहीं। तो देयर फोर डिफरेंट चैप्टर वर लर्न टू द नेबरिंग प्रिजनर, ताकि मतलब कि जो उनके पड़ोसी जेल वाले हैं वो उस चैप्टर को पढ़ पाएं। और व्हेन ही लेफ्ट द प्रिजनर एंड केम टू इंडिया, लेकिन जब हुआ क्या कि जब वो मतलब कि वहां से जेल से छूटे और इंडिया आए, तो ही रोट दो चैप्टर, उन्होंने उस चैप्टर्स को लिखा। और द बुक वॉज प्रिपेयर्ड एडिंग देम ऑल, और उसमें जो उसके बाद फिर उस बुक को तैयार किया गया। भाई देखिए, आधा जितना लिख पाए थे उतना तो उन्होंने मतलब कि फ्रांस में प्रिंट करवा के इंडिया वापस भेज दिया था, ठीक है ना। और बाकी जो रह गया था उसको उन्होंने अंडमान की जेल में जब डाल दिया गया था, तो वहां पे इन्होंने नाखून बढ़ा लिए थे, और उसको मतलब कि उसके बाद उसे लिखा था, ताकि इसको मतलब कि उसको लिख के और फिर वापस उसको जो है मतलब वापस इंडिया मतलब कि भेजा गया, और उसके बाद सारी बुक को तैयार किया गया। और जो पूरी बुक तैयार की गई थी ना, जब मतलब अलग अलग तरीके से लिख के, तो उस बुक का नाम क्या दिया गया था, हिंदुत्व नाम दिया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, देयर वॉज एनफ टाइम इन द जेल लॉक्ड अप। अब होता क्या था ना, जब लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था, तो उनके पास समय बहुत होता था। तो सो मैनी ग्रेट मैन रोट बुक्स देयर, बहुत सारे मैन वहाँ पे बुक्स लिखते थे, जैसे कि लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक ने बुक लिखी थी गीता मिस्ट्री, गीता रहस्य, ठीक है ना। कहाँ पर, मंडिल जेल में, जो लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक को मंडिल जेल में बंद कर दिया गया था, तो उन्होंने वहाँ पे गीता मिस्ट्री बुक लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब जेल में बंद किया गया था, तो इन्होंने लिखा था भारत एक खोज, ठीक है ना, इंडिया सर्च, ये जेल में लिखी थी। फिर इसी तरीके से गांधी जी एंड विनोबा भावे हैव गिवन द कंट्री बेस्ट लिटरेचर, इन्होंने भी कंट्री को बहुत महान साहित्य दिया है। और वन ऑफ द नॉवल ऑफ द शरद बाबू इन बंगाल, मतलब शरद बाबू जो कि मतलब बंगाल से हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी नॉवल लिखी थी, द कंटेंडर ऑफ द पाथ, ठीक है ना। द लाइफ ऑफ एन आइडियल पेट्रियट शुड बी हार्स, ठीक है ना। अब ये जो मतलब कि जो ये आइडियल जो आदर्श देशभक्त हुए हैं, पेट्रियट माने होता है देशभक्त, ये जो आदर्श देशभक्त हुए हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्श रही, बहुत टफ रही है। ये हमारे आपके जैसे इन्होंने साधारण जीवन नहीं जिया है। ओनली दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन इट, ठीक है ना। अब द वेल्थी राइटर, जो मतलब कि वेल्थी राइटर हुए हैं ऑफ द राइटिंग सर्व्ड देयर मदरलैंड, इन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा में इन्होंने एक से एक बढ़कर राइटिंग लिखी, लेख लिखे, ठीक है ना, बुक्स प्रिंट करवाई, कविताएं लिखी। और इनके जो वर्ड थे वो लोगों को एक्साइट करते थे, लोग उनको पढ़ के एक्साइट होते थे, ठीक। और फिर क्या क्या कि लोगों में एक नई शक्ति, एक लहर आती थी इनके आर्टिकल्स को पढ़ के। द वन हु रीड इट बिकेम द सेम फाइटर, जो भी इनकी बुक को पढ़ लेता था उसको लगता था नहीं वो भी फाइटर बन जाता था, और वो मूवमेंट में जंप कर जाता था, जंप इनटू दिस मूवमेंट, वो भी इस आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ता था, जो भी इनको पढ़ता था कि नहीं भाई अब तो हमें भी करना है। एक से एक लोग बढ़ के आगे मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो हम भी लड़ेंगे आकर के।
तो ही डिड नॉट वरी अबाउट होम एंड फैमिली। वो मतलब जब लड़ाई में आते थे अपने देश को आजाद कराने के लिए, तो वो अपने घर परिवार की भी चिंता नहीं करते थे। द डिजायर टू गिव अप एवरीथिंग, वो सब कुछ त्याग देते थे और उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज रहती थी, एक ही लहर रहती थी, हमें अपनी कंट्री के लिए जीना है, अपनी कंट्री को आजाद कराना है, इन गोरों को यहाँ से भगाना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, तो देखिए आपने पोएट के बारे में पढ़ा, राइटर के बारे में पढ़ा, ऑथर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे जर्नलिज्म के बारे में। इनके जो मतलब जर्नलिज्म जर्नलिज्म कौन होते हैं, जो जिनका प्रेस होता है, जैसे जो न्यूज़पेपर है, जैसे अब आजकल तो जर्नलिज्म आपका इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो प्रिंट मीडिया के थ्रू ही लोग मतलब कि न्यूज़ पढ़ पाते थे। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई है, सोशल मीडिया आ गई है, ठीक है ना। तो जर्नलिज्म क्या है, अलोंग विद राइटर्स एंड पोएट, सम एडिटर, अभी राइटर और पोएट के साथ साथ कुछ एडिटर्स और जर्नलिस्ट भी हुए हैं, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के योगदान किया है भारतीय आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में, और ये बहुत सफल भी हुए हैं। इट वॉज नॉट ईजी टू रन न्यूज़पेपर। देखो उस टाइम पे क्या था, न्यूज़पेपर रन कराना आसान नहीं था। न्यूज़पेपर क्या है, जैसे आपने कहीं कोई न्यूज़ देखी, ठीक है ना, उसे प्रिंट करके और फिर उस न्यूज़पेपर को आपने स्प्रेड कर दिया, तो उस समय यह आसान नहीं होता था। राइटिंग इन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट वाज टू प्ले विद डेथ। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा लिखते हो, तो वो क्या करते थे, तुरंत आपको वो डेथ, वो आपको सीधे सजाए, मौत की सजा देते थे। तो मतलब भाई ये भी अपने आप में बहुत बहुत बहादुरी का काम होता था कि किसी के खिलाफ लिखना, और जबकि हमें पता है कि इनके खिलाफ लिखने के बाद हमें मौत की सजा भी मिल सकती है। बट हाउ वुड इट रीच टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल विदाउट देयर टॉक। लेकिन जो ये मतलब कि आज़ादी को लेकर के जो भी मतलब कि जो भी प्लानिंग की जाती थी, जो भी योजनाएं बनाई जाती थी कि कैसे हम इन्हें भगाना है, हमें कौन कौन से आंदोलन, नए नए मूवमेंट रन करानी है, तो ये इस तरीके से प्रिंट मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पर्चे छपवा के बांटना, पेपर छपवा के जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके थ्रू ही लोगों तक जो है चीज़ों को पहुंचा पाते थे। जैसे आज हम और आप अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए देयर इज एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल अराउंड ऑफ अस, ठीक है ना। मैसेज के थ्रू आप बात कर लेते हैं, आप फोन से बात कर लेते हैं, बात करने का आपका हजारों माध्यम है, ये नहीं कि सिर्फ चिट्ठी पत्री के थ्रू ही बात करें। बट उस समय तो यही एक माध्यम होता था। तो दिस वर्क वाज डन बाय द जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट मतलब कि क्या करते थे, इनके अपने अपने जो है क्या कहते हैं पत्रिकाएं होती थी, जैसे कि वी हैव रीड दैट लोकमान्य तिलक हैड डन द वर्क of praising openly the work of चापेकर बंधु एंड प्रफुल्ल चंद्र चाकी। जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक थे, इनका भी अपना प्रेस हुआ करता था केसरी, ठीक है ना। इनकी ये मतलब कि पब्लिक एक इनका न्यूज़पेपर हुआ करता था केसरी, ठीक है ना। और इन्होंने चापेकर बंधु और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बारे में लिखा अपने जो है अपने न्यूज़पेपर में, और बहुत बढ़ चढ़ के इनकी प्रशंसा की। जैसे प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बारे में आपने पढ़ा होगा ना कि ये जो है क्या कहते हैं, किस तरीके से इन्होंने मतलब कि अंग्रेज के उसको गवर्नर को मारा था, या क्या पीछे चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसके पहले वाले वीडियो में जाके एक बार देख लीजिएगा उसे, ठीक है ना। तो ही हैड पब्लिश केसरी न्यूज़पेपर फ्रॉम पुणे, ठीक है, ये पुणे से थे, महाराष्ट्र से थे, और इनका जो न्यूज़पेपर था वो पुणे में पब्लिश होता था। अब भूपेंद्र नाथ लट, ब्रदर ऑफ स्वामी विवेकानंद, ये जो भूपेंद्र नाथ लट हैं ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे। ये भी पब्लिशर थे, और इनका जो पेपर, जो इनका एक पेपर था, वो कौन सा किस नाम से आता था, वंदे मातरम नाम से आता था। अरविंद घोष जो है, ये भी एक एडिटर थे, ये भी लिखते थे, राइट मतलब कि जर्नलिस्ट थे। इनका जो पेपर था वो क्या था, कर्मयोगी, ठीक है ना। ये देखिए, ये इसको याद करते चलिए, अभी आगे आपके इसमें क्वेश्चन में आएगा कि अरविंद घोष जो थे, ये एडिटर थे, ये कौन से पेपर के एडिटर थे, कर्मयोगी के। द हैंगिंग मार्क्स ऑफ मून कमिंग आउट ऑफ पटना वर देमसेल्फ बॉम्ब शॉट। अब जो है क्या कहते हैं, पटना में एक बॉम्ब शॉट नाम से एक जो है मतलब कि न्यूज़पेपर आता था। Article and poem of Subramaniam Bharati in the South. Subramaniam Bharati in the South Rise Consciousness. देवदास गांधी वॉज द सन ऑफ, अब जो मतलब महात्मा गांधी के जो बेटे थे देवदास गांधी, ये इनका कौन सा पेपर था, हिंदुस्तान पब्लिश्ड, ठीक है ना। ये दिल्ली में जो है क्या कहते हैं पब्लिश होता था, और गांधी जी खुद भी इन्होंने अपना पेपर लॉन्च किया था, हरिजन, ठीक है ना।
इस तरीके से ये अलग अलग जर्नलिस्ट हुए हैं जो अपना मतलब कि अपना न्यूज़पेपर प्रिंट करा के ये क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और ये जो एडिटर्स होते थे हैड टू सफर लॉन्ग एंड लॉन्ग प्रिजन सेंटेंस, इन्हें बड़ी लंबी लंबी समय तक इन्हें जेल भेज दिया जाता था। द लॉक ऑन द प्रेस, इनके प्रेस में ताला लगा दिया जाता था। वर पुट ऑन द प्रॉपर्टी वॉज स्ट्रिप्ड, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती थी। और इनके फैमिली मेंबर को बहुत टॉर्चर किया जाता था। मतलब जो लोग भी इस तरीके से लिख के मतलब अवेयरनेस फैलाते थे अंग्रेजों के प्रति, उनकी सच्चाई के बारे में बताते थे, तो अंग्रेज लोग इनके साथ क्या करते थे, इनको जेल भेज देते थे, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते थे, इनके फैमिली को टॉर्चर करते थे। मदर सन डिड नॉट लर्न टू बो डाउन, लेकिन जो मतलब कि जो माताओं के सपूत थे उन्होंने हार नहीं मानी। बो डाउन मतलब कि लर्न टू बो, उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। ही सेव्ड द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिश, रेज्ड मैनी मैनी हार्डशिप बट डिड नॉट गिव अप, इन्होंने ब्रिटिशर्स की हर यातनाओं को सहा लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है ना। और इस तरीके से जो पोएट, राइटर और जर्नलिस्ट हुए हैं, इन्होंने एक बहुत ही मतलब कि इंस्पिरेशन जो है मतलब कि दिया, लोगों को प्रेरणा दी मूवमेंट और डायरेक्शन में, आंदोलन में। और उसको मतलब कि आंदोलन को इन्होंने क्या कि एक नई दिशा दी थी। ठीक है। अब इसके जो है क्या कहते हैं, इसकी एक्सरसाइज हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि द फॉलोइंग प्लेसेस आर द रिलेटेड टू विच पोएट। अब जैसे ये जो प्लेसेस हैं ये कौन कौन से पोएट से रिलेट हैं। जैसे चिरगांव, चिरगांव में कौन रहता था, मैथिली शरण गुप्त रहते थे। अंडमान जेल, अंडमान जेल से कौन कनेक्ट है, तो वीर सावरकर, वीर सावरकर को अंडमान जेल में भेज दिया गया था ना। बिंदगी, बिंदगी से कौन था, पंडित सोहनलाल द्विवेदी। मऊनाथ भंजन से कौन था, पंडित श्याम नारायण पांडे। फिर नेक्स्ट दिया है कह रहा हु आर द क्रिएटर ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइन्स के बारे में किसने लिखा है। जैसे कि सुजलाम सुफलाम मलयाज शीतलाम, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इसको किसने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, ये किसने लिखा है, तो ये पंडित सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा है। और रणबीर चौकड़ी भर भर कर, ये जो है क्या कहते हैं, जो राणा प्रताप के घोड़े के ऊपर जो कविता लिखी, किसने लिखी है, पंडित श्याम नारायण पांडे ने लिखी है। मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर तुम देना फेंक, ये किसने लिखा है, तो ये माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा है। फिर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज लेटर डिड दीज एडिटर्स एडिट। अब ये मतलब कि ये जो लेटर्स हैं किन किन एडिटर्स हैं, किन किन एडिटर्स के थे। जैसे अरविंद घोष का, जो अरविंद घोष थे ये मतलब कि इनका जो पब्लिश था क्या था, कर्मयोगी, ये कर्मयोगी नाम से अपना पेपर पब्लिश करते थे। महात्मा गांधी के पेपर का नाम था हरिजन था। और जो भूपेंद्र दत्त थे, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये विवेकानंद जी के भाई थे। ठीक है ना। इनके पेपर का क्या नाम था, वंदे मातरम। जो देवदास गांधी थे, देवदास गांधी ये किसके, इन्होंने ये हिंदुस्तान नाम से अपना मतलब कि जारी किया हुआ था पेपर। और जो लोकमान्य तिलक थे ये केसरी नाम से इन्होंने जारी किया हुआ था अपना पेपर। ठीक है ना। ये मतलब इस तरीके से ही पब्लिश करते थे और लोगों तक अवेयरनेस फैलाते थे। फिर क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द बुक्स रिटेन बाय, ये इन बुक्स की नाम मतलब लिखने हैं कि राइट द नेम ऑफ द बुक्स। अब जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी बुक लिखी, आनंद मठ। आप कहते हैं ना कि वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। फिर शरद बाबू ने कौन सी बुक लिखी है, द कंटेंडर ऑफ पाथ। फिर क्या कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी है, तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। श्याम नारायण पांडे ने लिखी है हल्दी घाटी। मैथिली शरण गुप्त में लिखी है भारत भारती। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है, कह रहे हैं कि राइट सम बुक्स रिटन इन प्रिजन एंड नेम ऑफ देम, उन बुक्स के नाम लिखो जिनको जेल में लिखा गया है। तो गीता मिस्त्री, ये लिखा गीता मिस्ट्री, ये किसी ने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है जब वो मंडेल जेल में थे। इंडियन सर्च मतलब कि भारतीय खोज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा जब वो जेल में थे। द कंटेंडेंट ऑफ द पाथ, ये किसने लिखी, शरद बाबू ने लिखी है। और हिंदुत्व किसने लिखी है, वीर सावरकर ने। आपको याद है ना, वीर सावरकर को अंडमान जेल में दिया गया था। और उन्होंने कुछ मतलब कि उनका जो पहला चैप्टर था, जो उन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में लिखा था, अंग्रेजों के हाथ में पड़ गया तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बवाल मचा देगा। फिर उन्होंने क्या किया, उठा के उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन वहां पर भी जाके उनको जब कुछ कंटेंट नहीं मिला लिखने के लिए, तो उन्होंने अपने नाखून बड़े कर लिए थे और फिर नाखून से लिखा था। और फिर बाद में उन सारी प्रतियों को एक करके उनको प्रिंट कराया गया था, तो उसका नाम हिंदुत्व दिया गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ वॉज द फॉलोइंग बुक्स रिटन। अब इन बुक्स को कैसे लिखा गया, जैसे कि जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल थी, ये
इसको सीक्रेटली इंग्लैंड में लिखा गया था, वीर सावरकर जी इंग्लैंड में लिख रहे थे। फिर उसके बाद हिंदुत्व जो थी इसको रिटन विद नेल, हिंदुत्व इन्होंने कैसे लिखा था, मतलब कि अपने नाखून से लिखा था, ठीक है ना। तो होप आई हैव कंप्लीट दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो हैव a nice day, bye bye and take care.